नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ओडोगोनियम। ओडोगोनियम जो कि एक एल्गी है और आपके टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहां से कई सारे क्वेश्चन एल्गी से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो है स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम। गाइस क्योंकि लाइफ साइकिल जो है ओडोगोनियम की काफ़ी ज़्यादा लंबी है और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आज की जो वीडियो है पार्ट 1, इसमें हम हाफ यानी कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी कि पार्ट 2, उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि कई सारे स्टेजेस में है और कई सारे टाइप्स की है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप भी टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन अ सिक्वेंशियल वे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा जिसके द्वारा आप हमारे लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकें। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप टीजीटी बायोलॉजी के डेली पीडीएफ लेना चाहते हैं जो हम सिक्वेंशियल स्टडी कर रहे हैं उसके अंतर्गत, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने पहले कभी टेलीग्राम यूज़ नहीं किया है तो आपको जस्ट करना ये है कि प्ले स्टोर में जा कर के आपको इंस्टॉल करना है टेलीग्राम। उसमें डेटा भरने के बाद आपको आना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे, और वहाँ पे क्लिक करना है हमारे डिस्क्रिप्टिव कंटेंट के ऊपर और जो आपको ले जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, और जहाँ से आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल पे ऐड हो सकते हैं। और अगर आप यूपी टेट, सी टेट, DSSP की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ्स, संस्कृत और साथ ही साथ साइकोलॉजी के कई सारे स्टडी मटेरियल और पीडीएफ्स मिलते हैं। तो ये थी आप सभी के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज की कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। तो आज का कंटेंट है हमारा ओडोगोनियम। तो पहले एक जनरल सी जो कॉन्सेप्ट है ये जानते हैं कि ओडोगोनियम, हालांकि आपने पढ़ा है इस चीज़ को अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है और जिन्होंने ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर दिया है, फॉर एग्जांपल बीएससी के बाद बीएड कर लिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम उन चीज़ों को शॉर्ट में, ठीक है। ओडोगोनियम होता है गाइज एक फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या होता है, हम ऑलरेडी जब हम एल्गी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उस टाइम हमने ब्रांच्ड, हेट्रोट्राइकस, पैरेंकाइमेटस, शिफोनेशियस और फिलामेंटस के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, तो जस्ट हम यहाँ पे रिकैप कर रहे हैं उन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो ओडोगोनियम होता है कि एक फिलामेंटस एल्गी होता है जो कि एक होल्ड फास्ट के द्वारा या कलरलेस डिस्क के द्वारा अटैच होता है सबस्ट्रेटम से। तो व्हाट इज द टर्म सबस्ट्रेटम डिनोट्स? सबस्ट्रेटम मीन्स होता है जो नीचे का बेस जहाँ से अटैच होता है ये होल्ड फास्ट के द्वारा, ओडोगोनियम वो कहलाता है आपका सबस्ट्रेटम, ठीक है। प्लांट बॉडी इज फिलामेंटस अनब्रांच्ड। फिलामेंटस मीन्स एक लीनियर वे में यानी कि यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट एक टर्म होता है जब सेल्स एक लीनियर वे में अरेंज्ड होती हैं बिना किसी ब्रांचिंग के, तो ये कहलाता है यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट अनब्रांच्ड फिलामेंटस बॉडी होती है ओडोगोनियम की। ये एक्वाटिक होता है, परमानेंट और सेमी परमानेंट और फ्रेश वाटर में ये एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पूल्स है, टैंक्स है, डिचेज हैं, इन सारी जगहों पे पाए जाते हैं। Presence of a large nucleus and a reticulate chloroplast with numerous pyriminoid body। एक काफ़ी लार्ज न्यूक्लियस है, जैसे कि आप यहाँ पे सेल पे देख रहे हैं। ये पिंकिश कलर का आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, आप बड़े से सेक्शन पे देख लीजिए। ये जो पिंकिश कलर आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा सेक्शन है न्यूक्लियस का, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है और रेटिकुलेट क्लोरोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रेटिकुलेट मीन्स वॉट, नेट की तरह। तो यहाँ आप देख रहे हैं पतले पतले सेक्शंस नेट की तरह पाए जा रहे हैं, तो ये है क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और कई सारी पायरिनॉइड बॉडी भी होती है क्योंकि इन्हें स्टोरेज मटेरियल की तरह देखा जाता है, यूज़ किया जाता है, तो कई सारे इसमें पायरिनॉइड बॉडी होती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैप इन द डिवाइडिंग सेल। ये बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है सिर्फ ओडोगोनियम में,
ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हमने जितने भी अभी एल्गीज के बारे में डिस्कशन किया था, चाहे वो साइनोफाइसी फैमिली के हो या अदर या क्लोरोफाइसी फैमिली के, लेकिन ओडोगोनियम के पास एक कैप पाया जाता है डिवाइडिंग सेल्स के पास, कुछ इस टाइप का। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। ये जो कैप देख रहे हैं गाइज आप, यही पाया जाता है डिवाइडिंग सेल्स के पास। ठीक है, सेल वॉल विद आउटर काइटिन, मिडिल पैक्टिन एंड इधर इनर सेल्यूलोज। जो सेल वॉल होती है, आउटर जो सेल वॉल की लेयर होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि मिडिल लेयर होती है पैक्टिन की, और इनर लेयर पाई जाती है सेल्यूलोज की। ठीक है, तो ये था एक जनरल सा करेक्टरिस्टिक। ठीक है, थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि आपके टीजीटी बायोलॉजी के सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा थैलस जो है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो थैलस होता है ओडोगोनियम का, वो मल्टी सेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है, अनब्रांच्ड होता है, हमने ऑलरेडी देखा। ठीक है, यूनिसेरिएट फैशन में अरेंज होती हैं इनकी सेल्स। अच्छा, तो सेल्स होती कौन से टाइप की हैं? तो 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं एक ओडोगोनियम की बॉडी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। पहली है बेसल सेल, और दूसरी है एपिकल सेल, और तीसरी है मिडल सेल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेसल सेल क्या होती है। बेसल सेल होती है, बेस नाम से ही पता चल रहा है, जो लोअर मोस्ट सेल होती है। और ये सारी जो बेसल सेल है गाइज, ये सबसे अलग होती है, सारी सेल से बिल्कुल ही अलग, क्योंकि ये नैरोअर यानी कि पॉइंटेड हो, ज़्यादा पॉइंटेड नहीं, मतलब पतली सी होती है नीचे की तरफ। ठीक है, और एक्सपेंड करती है फ्रॉम सिंपल एंड डिस्क लाइक मल्टी लोब्ड फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है नीचे। ठीक है, जो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। दिस सेल इज जनरली कलरलेस, यानी इसके पास कोई खुद का कलर नहीं होता, और इसका फंक्शन होता है फिक्सेशन टू द सबस्ट्रेटम दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट, यानी कि इसका जो फंक्शन होता है बेसल सेल का, ये अटैचमेंट होता है सबस्ट्रेटम के साथ में। चलिए सेकेंड सेल पे आते हैं। सेकेंड जो टाइप है एपिकल सेल। एपिकल सेल टॉप मोस्ट सेल होती है फिलामेंट की, और ये सेल यूजुअली राउंडेड होती है टुवर्ड्स एपिकल साइड एंड ग्रीन इन कलर। जो एपिकल सेल होती है ये राउंडेड होती है और ग्रीन कलर की होती है, और साथ ही साथ राउंडेड होती है एपिकल के साइड। ठीक है, अब मिडल सेल की बात करते हैं। तो ये अभी आपने देखा होगा, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया था गाइस। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका होल्ड फास्ट है, ठीक है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी, बेसल सेल। ठीक है, दूसरी है आपकी ये वाली सेल, ठीक है, मिडल के बारे में। और अब जिसके बारे में हम बात करें ये है मिडल सेल, सॉरी, इसके पहले जो हमने जिस सेल के बारे में बात की थी वो थी एपिकल सेल, जो कि टॉप मोस्ट सेल थी फिलामेंट की। ठीक है, और अब जो हम बात करें वो है मिडल सेल। तो मिडल सेल कैसी होती है? मिडल सेल होती है बेसल और एपिकल सेल के बीच में, और इस सारी सेल्स लगभग एक ही टाइप की पाई जाती हैं। जैसे ये देखिए, ये जो सेल्स हैं सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप। जो अपर एंड होता है सेल्स का, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर उनमें पाए जाते हैं, और इसे हम कैप या फिर एपिकल कैप कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ये डिवाइडिंग सेल यानी सेल मच्योर हो जाते हैं, जहाँ पे डिवाइड होने वाली होती है, वहाँ पे ये एपिकल कैप पाई जाती है। तो ये जो कैप होती है इसे सेल कैप भी कहा जाता है, और ये कई सारी नंबर्स में पाई जाती है। और ये सेल जो होती है गाइज, ये जो सेल है आपकी, ये डिनोट करती है, ये जो कैप है ये डिनोट करती है कि सेल मच्योर हो चुकी है डिवाइड होने के लिए। ठीक है, अब चलिए इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स में आते हैं हैबिटेट से लेकर के बॉडी तक, और रिप्रोडक्शन के बारे में भी यहाँ पे आप चीज़ें देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स में आता है कि जो ओडोगोनियम है वो कैसा है, फ्रेश वाटर एल्गी है, और ऐसी जगह उगना पसंद करता है जहाँ पे सैंड पार्टिकल्स या फिर रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी होती है इनकी अनब्रांच्ड फिलामेंटस डिफरेंशिएटेड इनटू एपेक्स एंड बेसल सेल। नेक्स्ट है सेल्स आर रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, सेल्स के अंदर रेटिकुलेट, जो हमने भी देखा कि नेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैप ऑन द यंग डिवाइडिंग सेल, ये जो आपकी यंग डिवाइडिंग सेल है इनके ऊपर एक सेल कैप पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मल्टीफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स वेयर फ्लैजेला आर अरेंज्ड अराउंड द बीक लाइक एपिकल रीजन्स, यानी यहाँ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर की हेल्प से होता है। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में आगे चल के चर्चा करेंगे। जस्ट छोटा सा रिकैप है आपकी, जो आपने अपनी ग्रेजुएशन लेवल में चीज़ें पढ़ी थी उनका। ठीक है गाइज, ये जो हम बार बार रिकैप कहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम?
क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ये, जब आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। हमने हमेशा कहा है ना, जब आप चीज़ों को रिपीट करते हैं तो ये चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो जाती है, और जब फिक्स हो जाती है तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ ईजी, वेरी इजी टू रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्नड। ठीक है, तो इसलिए आपको चीज़ों को बार बार रीकैप करने से बिल्कुल भी कतराना नहीं है, चाहे हम कितनी बार भी रिकैप करें। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यहाँ जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअल, ये होता है बाय द हेल्प ऑफ जू स्पोर्स। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, ये बीक लाइक एपिकल रीजन पे होता है, और इनका जहाँ पे कैप पाई जाती है, एपिकल कैप, वहीं पे डिवाइडिंग होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है यहाँ पे एडवांस्ड oogamous टाइप। ठीक है गाइज, इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, एडवांस्ड होती है और oogamous टाइप होती है। इसलिए हमने ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 है, और इसके बाद हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, इनमें जो फीमेल गैमेट होती है वो ओवम होती है, दैट इज प्रोड्यूस्ड सिंगली इन ईच oogoनियम। oogoनियम, गोनियम मीन्स होता है कप। ठीक है, और ऊ मीन्स होता है जो एग होता है फीमेल, उसको हम ओवम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह है, ऐसा कटोरा जहाँ पे वो एग बनता हो वो कहलाता है oogoनियम। ठीक है, वैसे ही होता है स्पर्मेटोगोनियम। तो सबका मतलब वही है, स्पर्म मीन्स होता है मेल गैमेट और ओवम मीन्स होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट जो कि एंथरोजोइड्स कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स हैं इनकी केस में। ठीक है, और ये जो सिमिलर होते हैं जू स्पोर्ट्स की तरह। जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है, और ये जनरली स्मॉलर साइज के होते हैं, और 2 एंथरोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं ईच एंथरीडियम से। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक एंथरीडियम से कितने जू स्पोर्ट्स कितने एंथरोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, बेसल ऑन द साइज ऑफ मेल फिलामेंट इन प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। यही चीज़ है गाइस जिसको आपको पढ़ना है काफ़ी डिटेल में, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि जो मेल फिलामेंट प्लांट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मैकेंड्रिस और दूसरा है नैननैंड्रस। ठीक है, और ये जो मैक्रैंडस है, इसमें क्या होता है, जो एंथरीडिया होता है वो डेवलप करता है फिलामेंट के एक नॉर्मली फिलामेंट के साइज़ में, लेकिन नैननैंड्रस में एंथरीडिया जो होता है डेवलप करता है छोटा और थिन फिलामेंट के रूप में, मेल फिलामेंट के रूप में, और ड्वार्फ मेल के रूप में। ठीक है, जो कि oogoनियम की वॉल से अटैच रहता है, कुछ इस टाइप का। oogoनियम की वॉल से ये सब डिटैच रहते हैं, छोटे छोटे साइज में पाए जाते हैं, इन्हें ड्वार्फ एंथ्रोजोइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो टर्म है आपका नैननैंड्रस और मैक्रैंडस, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि इन चीज़ों को हम आगे चल के काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द एंड्रोस्पोर्स आर स्मॉलर देन जूस्पोर्स। की जो एंड्रोस्पोर्स होते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन से पहले जो एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, तो एंड्रोस्पोर्स उन्हीं से टर्म आया है। ठीक है, तो एंड्रोस्पोर्स जो होते हैं जूस्पोर्स से काफ़ी छोटे होते हैं, पर हाँ एंथ्रोजोइड्स से काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सेल स्ट्रक्चर ऑफ oogoनियम। अब एक सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है ये आपको ध्यान देना है। सेल इनकी होती है रेक्टेंगुलर शेप की। ठीक है, न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा पाया जाता है, साइटोप्लाज्म रेटिकुलेट होता है, पायरिनॉइड बॉडीज़ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है इसलिए इसमें भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो ये जो आज आप लाइफ साइकिल देखेंगे ये होगा आपका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ ओडोगोनियम। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ओडोगोनियम में वो 3 तरीके से पाया जाता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए लाइफ साइकिल जब हमने बात करी है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेल गैमेट होता है यहाँ पे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है, वो जूस्पोर्स के थ्रू भी जो मेल गैमेट होता है वो उसे एंथ्रोजोइड्स कहा जाता है, और जो जो प्लेस जहाँ पे एंथ्रोजोइड्स बनते हैं वो एंथ्रीडियम कहलाता है।
ठीक है। और oogoonium कहलाती है वो प्लेस जहाँ पे फीमेल गैमेट डेवलप होती है, और ओवम कहलाता है गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ओडोगोनियम के अंदर, वो दो तरीके से होता है। पहला होता है बाय फ्रेगमेंटेशन और सेकंड इज बाय अकाइनीड्स। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है कि कभी ऐसा होता है गाइस कि एक्सीडेंटली जो होता है फिलामेंट टूट जाता है। कभी कभी पक्षी जो होते हैं वो फिलामेंट को बीच से तोड़ देते हैं, या फिर वाटर करंट जो पानी का बहाव होता है वो कभी कभी आता है तेज़ी से, या फिर किसी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये जो फिलामेंट है बीच से टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सेल जो होती है, बीच के जो सेल होते हैं इंटरकैलरी, ये डाई यानी कि मरना शुरू कर देती है, ख़त्म होना शुरू कर देती है। अच्छा, तब क्या होता है कि ये जो फिलामेंट जो होते हैं यहाँ से अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो फ्रैगमेंट होता है ये कैपेबल होता है खुद आगे चल के डेवलप करने में। तो यही होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन की टाइप का। चलिए अकाइनेट्स पे आते हैं। अकाइनेट्स हमने बहुत बार डिस्कस किया है, और हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन अकाइनेट्स क्या होता है, ये तभी होता है अनफेवरेबल कंडीशन में जब होता है, ठीक है। इनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है सेल का, वो थिक वॉल्ड हो जाती है और रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, ओवल स्ट्रक्चर, ठीक। और ये तभी जब अंदर ही अंदर ये अकाइनेट्स, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं, 2-3 लेयर्स पाई जाती हैं, तो ये बाहरी एनवायरनमेंट से इसे प्रोटेक्ट करती हैं, जबकि अंदर ही अंदर इन सेल्स के अंदर डिवीजन होती रहती है। और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है ये तीनों लेयर्स बस्ट आउट करती हैं, और ये जो अकाइनेट्स होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे इनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, ये बस्ट आउट करने के बाद बाहर आ जाते हैं। और ऐसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ अकाइनेट्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज़ूस्पोर्स की हेल्प से, ठीक। कैसे होता है आप ये इमेज में देख सकते हैं। गाइस होता क्या है कि ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। और यंगर होते हैं उन सेल्स की बदौलत, उन सेल्स की कंपैरिजन में जो कि मैच्योर्ड होती हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जब सेल कैप जब कोई भी सेल मैच्योर्ड होती है तो उसकी टिप पे बिल्कुल सेल कैप इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। ये बनना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो सेल गैप होती है वो स्पोरेंजियम और मदर सेल की तरह एक्ट करती है, यानी कि उसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स, ठीक। अब जो जू स्पोर्स होते हैं वो मल्टी फ्लैजेलेट होते हैं, और जो ओवॉइड होते हैं वो पायरीफॉर्म या फिर स्फेरिकल शेप के होते हैं, और जनरली क्या होते हैं, यूनिसेरिएट, यानी कि एक सेल जो होते हैं इस तरीके से कुछ अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो सेल होती है इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक। और जो जो ज़ूस्पोर्स के पास जो फ्लैजिला होते हैं उनके पास सिर्फ एक आई स्पॉट भी पाया जाता है। आई स्पॉट का फंक्शन होता है लाइट डिटेक्शन, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब ज़ूस्पोर्स, हमने अभी बात की थी कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो अकाइनिड्स की हेल्प से होता है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब ज़ूस्पोर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होती है। तो सेल कैप एक स्पोरेंजियम की तरह एक्ट करती है, और यही ज़ूस्पोरेंजियम आगे चल के सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक। सिकुड़ना मतलब जो दीवार है, जो सेल वॉल है, उसके ऊपर एक वज़न डालना, एक प्रेशर डालना शुरू कर देती है। और उसके बाद ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये आगे चल के राउंडेड हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। और ओवल शेप का कुछ इस तरीके का हो जाता है प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो साइटोप्लाज्म होता है गाइज, वो सेल के केस में प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, विद द हेल्प ऑफ इन कॉम्बिनेशन विद सेल वॉल, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल एक किनारे खिसक आता है, कुछ इस टाइप का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। सेल बिल्कुल एक साइड न्यूक्लियस चला जाता है, और यहाँ पे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आगे चल के यही रिंग्स मोटी होती जाती हैं कुछ इस टाइप की, और यहाँ पे जो सेल है इसके बीच में लाइन पड़ना शुरू हो जाती है, और यहीं से सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, हालांकि इतना बड़ा जो आपको पैरा दिख रहा है इसे आपको पीडीएफ की हेल्प से आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ सिर्फ हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेमी सर्कुलर हाइलिन एरिया जो होता है आगे चल के डेवलप करता है, और हाइलिन एरिया ब्लेफेरोब्लास्ट ग्रेन्यूल जो होता है जिसके बारे में हमने बात करी यहाँ पे, सेल के यहाँ पे ब्लेफेरोब्लास्ट ग्रेन्यूल होता है जो कि धीरे धीरे स्वेल करते करते फाइब्रस स्ट्रैंड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाता है कुछ इस टाइप। ठीक है, और ये सेल को जो है वो उस तरीके से प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, और एक क्राउन और धीरे धीरे जो सेल होती है ये इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और सेल स्फेरिकल शेप की नज़र आती है। आप इमेज की हेल्प से भी इसे समझ सकते हैं कुछ ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं गाइस की जो सेल कैप होती है, सेल कैप स्वेल करना शुरू कर जाती है, और ये जो सेल कैप है स्वेल करने के बाद 2-3 सेल कैप्स डिवाइड होती हैं, और उसके बाद जो सेल का इंटरनल मटेरियल होता है दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म, ये सिकुड़ना शुरू कर जाता है और उसके अंदर अंदर सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू कर जाती हैं, कुछ इस तरीके का शेप ले लेती हैं। ठीक है, और यही धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होके स्फेरिकल शेप ले लेता है कुछ इस टाइप का, और इसी के अंदर ज़ूस्पोर्स कैद होते हैं। अब यही जब बिल्कुल सर्कुलर वे में हो जाता है तो काफ़ी प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल की दीवारों के ऊपर, और ये जो कैप है वो बिल्कुल यहाँ से कैप की तरह खुल जाती है, और यहाँ से जो ज़ूस्पोर्स है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं कुछ इस टाइप। ठीक, और यही ज़ूस्पोर्स में से आगे चल के एक फिलामेंटस यानी कि ज़ूस्पोरेंजियम है वो डेवलप करता है, और आगे चल के यही एक फिलामेंट के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, अच्छा टाइमिंग है वो इसमें कितनी लगती है, तो जब लिबरेशन होता है ज़ूस्पोर्स का तो 3 से 10 मिनट के बीच में टाइम लगता है लिबरेशन में। ठीक है, और आफ्टर डिसोल्यूशन द वेसिकल ऑफ द ज़ूस्पोर्स गेट फ्री एंड स्टार्ट स्विमिंग इन द सराउंडिंग वाटर। जब ज़ूस्पोर्स फ्री हो जाते हैं, स्पोरेंजिया से बाहर आ जाते हैं और जो कैप है वो खुल जाती है, तो फिर ये स्विमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं आसपास का जो वातावरण होता है उसमें। ठीक है, अच्छा जर्मिनेशन कैसे होता है गाइज, मान लीजिए उन्होंने बाहर मतलब जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे उन्होंने तैरना या स्विम करना स्टार्ट कर दिया, तो जर्मिनेशन कैसे होता है, जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो कम से कम 1 घंटे तक स्विम कर सकते हैं यानी कि तैर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही किसी सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होते हैं यानी कि बेस के साथ में अटैच होते हैं तो इनका जो फ्लैजिला होता है उसको लूज़ कर देते हैं यानी कि फ्लैजिला गिर जाता है, और उसके बाद जो सेल है वो इलोंगेट यानी कि लंबी हो जाती है, और जो लोअर हाइलिन पार्ट है वो सेपरेट होकर सेल वॉल के रूप में डेवलप हो जाता है और होल्ड फास्ट बना देता है आगे चल कर के। ठीक है, और यही आगे चल के सब्सिक्वेंट डिविजन्स के रूप में डेवलप होता है, और यही सिंगल प्लेन में डिवाइड होना शुरू कर जाती है यूनिसैरिएट फैशन में, और यही आगे चल के फिलामेंट ओडोगोनियम का बनता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए पूरी उम्मीद है कि हेल्पफुल हुई होगी, और अगर अच्छी लगती है वीडियो गाइस तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप सभी के लिए सारे मटेरियल इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ओडोगोनियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड होता है, तो कई सारे स्टेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।